हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने अपनी ग्रामर की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें अभी हमने पिछले प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, पास्ट टेंस कर चुके हैं और आज बारी है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर यानी इन फ्यूचर जो भविष्य में होगा, या नियर इन फ्यूचर जो नजदीकी होने वाला है, या जो फिक्स्ड है पहले से ही। जैसे कहीं हमें जाना होता है, कोई प्लानिंग करते हैं, या कहीं से कोई आ रहा है, उसकी प्लानिंग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1-2 महीना पहले हो जाती है। तो उस फ्यूचर के लिए हम कौन से जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ विल मैंने इसलिए लिखा कि पहले जो आई और वी के साथ हम शैल यूज करते थे, और जो बाकी बच गए यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ विल यूज करते थे। लेकिन आजकल शैल का यूज बिल्कुल 10% रह गया है और इसीलिए मैंने यहाँ पर विल लिख दिया है। शैल की जगह विल भी लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन विल और शैल हम इसमें दोनों ही यूज करते हैं। आई विल वेट फॉर यू और आई शैल वेट फॉर यू, इसीलिए मैंने ये दोनों लिखा है। 90% यूज होता है विल का, लेकिन अगर शैल भी लगा देते हो तो वो गलत नहीं होगा। आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा, या इसमें फिक्स भी होता है और फिक्स नहीं भी होता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मूड। शी विल कैरी दैट बैग फॉर यू, वो आपके लिए आपका बैग उठा लेगी। मान लो कोई हैवी बैग लेके चल रहा है, सूटकेस चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, तो वो कहता है कि आई विल लिफ्ट दिस बैग फॉर यू, मैं आपके लिए ये बैग उठा लूंगा। तो आई विल। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही है, हमें दिख रहा है, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये कहीं हमें परेशानी ना हो, कपड़े ना भीग जाए, तो हम क्या कहते हैं, आई विल टेक एन अम्ब्रेला फॉर माई सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक अम्ब्रेला लेता हूँ, या फिर आई विल हैव एन रेन कोट, या फिर मैं रेन कोट ले लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा विल। जब हम श्योर नहीं होते हैं किसी चीज के ऊपर, मान लो कोई क्रिकेट मैच है, जैसे आई थिंक आरआरबी शैल विन। आरआरबी क्या है, राजस्थान रॉयल्स टीम जो है ये वो है। तो जब जैसे T20 के वर्ल्ड कप के मैच हुए थे, तो वहां पर हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं व्हेन द मैच स्टार्ट्स, जब मैच शुरू होता है तो उससे पहले क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रेडिक्शन, कि मुझे लगता है कि ये टीम जीत जाएगी। वहां पर वी आर नॉट श्योर। व्हेन वी आर नॉट श्योर तो हम क्या कहते हैं कि वो टीम जीत जाएगी। तो यहां जब कहते हैं तो वो क्या कहेंगे हम, शैल। शैल कब होता है, जब नॉट श्योर। शैल कब यूज होता है, जब श्योर नहीं होता है। और जब श्योर हो जाते हैं कि मान लो दोनों टीमों ने खेलना शुरू कर दिया, मैच से पहले मैंने कहा आई थिंक आरआरबी शैल विन, मुझे लगता है कि आरआरबी जीतेगी, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन उल्टी भी हो सकती है, यानी अपोजिट भी हो सकती है। लेकिन जब अपोजिट टीम के या राइवल टीम के जब 4 या 5 विकेट जो है 3 या 4 ओवर्स में ही आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि देखा मैंने कहा था ना आरआरबी ही जीतेगी, मतलब डैम श्योर है कि वही जीतेगी। तो जब श्योर हो जाते हैं ना किसी चीज के लिए, तो वहां पर आई एम श्योर आरआरबी विल विन। तो शैल और विन, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, आई और वी को भूल जाइए कि आई वी के साथ शैल यूज होता है। सिर्फ ये याद रखना है कि शैल वहां यूज होगा जहां पर नॉन प्रेडिक्टेबल है, या जहां पर बहुत कम चांसेस है, या सिर्फ हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये श्योर है या ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये काम होगा या नहीं होगा। और विल कहाँ लगाएंगे, जहां पर बिल्कुल श्योरिटी है कि हाँ भाई ये काम तो होगा। नेक्स्ट, जब फैक्ट इंडिकेशन हो। फैक्ट इंडिकेशन का मतलब है कि जब दिख जाए, जैसे मान लो मैं कहती हूं द बोट इज फुल ऑफ वाटर एंड इट इज गोइंग टू सिंक। जब किसी बोट में पानी भर जाता है, पानी में बोट तैर रही है, उसमें पानी भर गया, मुझे वो दिख रही है कि बोट में पानी भर गया, अब वो डूबेगी। अब वो डूबेगी यानी क्या है, मुझे फ्यूचर इंडिकेशन दिख गया है, मुझे फैक्ट दिख रहा है।
वो सच्चाई दिख रही है जो आगे भविष्य में होने वाली है। क्यों? क्योंकि उस नाव में पानी भर गया है, तो क्या होगा, वो तो डूबेगी ही। तो इसीलिए जब भी फैक्ट या कंडीशन दे रखे होते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या लगता है, इज गोइंग। इज गोइंग प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। आप कहोगे इज एम-आर हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रही है, नहीं, यहाँ पर फ्यूचर इंडिकेशन के लिए है। किस लिए? जैसे एक सेंटेंस देखिए, आरआरबी इज गोइंग टू विन। अभी मैंने बताया ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके पहले का जो फैक्ट दिए होंगे वो क्या होंगे कि आरआरबी जो राइवल टीम है उसके 10 विकेट गिर चुके हैं या उन्होंने 100 से भी कम स्कोर किया है तो आरआरबी तो जीत जाएगी। तो जो फैक्ट होते हैं उनके बेस पर हम कहते हैं इट इज गोइंग टू विन। अब ये जो फैक्ट इंडिकेशन के लिए होता है बी गोइंग होता है और इसके लिए क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। कोई भी चीज जब हमने पहले ही प्लानिंग कर रखी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। यहां पर इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, आरआरबी इज गोइंग टू विन। यहां हमने क्या लिखा है, एम गोइंग, यानी इज एम आर के साथ गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव हमने यूज किया है, टू इन्फिनेटिव हमने यूज किया है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। When someone asks me, I say कि I am selling my bike या I am selling my scooty। तो दूसरा कहता है कि क्यों बेच रहे हो, तो मैं क्या कहती हूँ कि I am going to buy a car, क्योंकि मैं अब एक कार खरीदने क्योंकि मैं एक कार खरीदूंगी। तो वहां पर क्या रीजन दिया मैंने, I am going to buy a car। तो ये फ्यूचर के लिए है, ना कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। I am going to travel to Europe next week। I am going, मैं जा रही हूं, to travel is MR प्लस going प्लस to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी to इन्फिनेटिव का यूज है, to Europe next week, अगले हफ्ते, यानी प्लान कर रखा है। सारे के सारे ये क्या है, फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और सारी प्लानिंग कर रखी है हमने कि हमने ये ऐसा करना है। तो ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन की। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने जो 4-5 तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने अच्छे से किया है। और जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है वहां पर क्या है, उसमें शैल का यूज होता है, शैल या विल का। वो कब होगा, इफ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आते हो, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर देखिए कंडीशन है, शर्त है, तो कंडीशन से जो शर्त से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज यहां पर है क्योंकि ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो है ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज है। और प्रिंसिपल क्लोज में फिर क्या आ जाएगी, यहां पर शैल या विल आ जाएगा। इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। नेक्स्ट देखिए, आई शैल बाई अ कार। अब प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे पहचानेंगे, प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसमें कोई भी कंजक्शन वर्ड ऐड नहीं होता है, सिंपल होता है। जैसे यहां पर ये बाद में था, इस सेंटेंस में देखिए, आई शैल बाई अ बाइक, मैं एक बाइक खरीदूंगा, एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पर्सनल क्लॉज। लेकिन अब बाद में देखिए ये कैसे शुरू हो रहा है, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अब खरीदू तो होगी कब, जब प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, व्हेन से। तो ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जब भी इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे तो वहां भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, जब भी कोई फिक्स्ड स्केड्यूल दे रखा होता है, जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, हम सभी को पता है कि अगस्त में स्टार्ट होते हैं या दिसंबर की छुट्टियों के बाद जनवरी में स्टार्ट होते हैं।
तो हम ये कहते हैं कि होंगे। 11 जनवरी को मेरे कॉलेज खुल रहे हैं या स्कूल खुल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? द कॉलेज ओपन्स ऑन 11th जनवरी। ओपन्स, खुलेंगे। यहाँ पर ये मतलब नहीं है खुलते हैं, यहाँ पर है ये खुलेंगे, क्योंकि उसका एक फिक्स स्केड्यूल है कि वो खुलेंगे ही। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी किया था कि जब भी इस ओपन्स आता है, वहां पर ये एक्सेप्शन में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये एक्सेप्शन केस में पढ़ा था कि जब यहाँ पर ओपन्स आता है तो ता है ते है, इसका अर्थ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है खुलेगा, भागेगी। नेक्स्ट देखिए, सैम इज मीटिंग मी एट 10 AM। सैम मुझसे 10 बजे मिल रहा है। यहाँ पर देखिए फिक्स टाइम है, वो मिलेगा मुझसे 10 बजे, तो इज मीटिंग, वो मिल रहा है। यहाँ पर मैं कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर अगेन फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्सेप्शन है। यहाँ पर होगा कि मैं उससे 10 बजे मिलूंगी। नेक्स्ट है, द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM। ट्रेन सुबह 6:30 बजे चलेगी। तो 6:30 बजे जो ये लीव करेगी, लीव करना, ठीक है, तो इस लीव्स का जो फिक्स टाइम दे रखा है, वहां पर भी क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट इट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट देखिए, कंपल्सरी हो या नियर फ्यूचर में हो। यू हैव टू कम इन टाइम, यू हैव टू कम इन टाइम। टू इन्फिनेटिव का यूज किया है हमने और हैज या हैव का यूज किया है, तो वहां पर भी क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका मतलब है तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें तो आना है। कंपल्सरी दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हें तो आना होगा वहां पर। तो क्या होगा? यू हैव टू कम इन टाइम, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टिल दिस इवनिंग, तुम्हें आज शाम तक ये काम करना पड़ेगा। तो हैव टू और हैव टू, हैज टू शोज कंपल्शन कि करना ही है। नेक्स्ट, शी हैज टू पे द फीस, उसे तो फीस भरनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? कॉलेज से उसका नाम कट जाएगा। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, इज अबाउट टू डाई, अगेन टू इन्फिनेटिव है। इज अबाउट का मतलब है कि जो पेशेंट है वो बस मरने ही वाला है, मतलब फ्यूचर की है, उसके इंडिकेशन को देख के कह रहे हैं कि इसके पास थोड़ा ही टाइम है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस। इसको कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? कॉन्टिन्यूस यानी काम हो रहा है, प्रोग्रेसिव पहले शुरू हो रहा है जो अभी भी प्रोग्रेस में है, एंड इम्परफेक्ट पहले शुरू हुआ है और वो अभी भी ऐसा हो रहा होगा, कॉन्टिन्यू हो रहा होगा, इसीलिए इस टेंस के इतने नाम दे रखे हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो होगा सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि शैल आई मीट यू टुमारो, कि क्या मैं कल तुम्हें मिलूंगा, तो मैं कहती हूँ नो, आई विल बी वर्किंग आउट एट द जिम, क्योंकि उस समय या शाम को, उस समय या जिस समय वो मिलने की कह रहा है, उस समय मैं क्या कर रही होंगी? आई विल बी वर्किंग आउट एट द जिम, मैं उस समय जिम में एक्सरसाइज कर रही होंगी, मैं अपना एक काम बता रही हूँ जो कल उस समय में कर रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी फ्लाइंग टू लंडन। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एक आदमी से जो कि लंदन जा रहा है, वो कहता है कि कल इस समय तुम क्या कर रहे होगे भाई, वो कह रहा होगा कल मैं लंदन की फ्लाइट में बैठा होगा भाई। जब इस तरह से बात की जाती है ना कॉन्वर्सेशन में, तो वहां पर क्या होता है? आई विल बी फ्लाइंग टू लंडन, इस समय मैं लंदन की फ्लाइट के लिए या लंदन के लिए मैं उड़ रहा होगा। नेक्स्ट है, शी विल बी कुकिंग फूड इन द किचन, शी विल बी कुकिंग फूड इन द किचन। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही होगी? इस समय मेरी मम्मी कल किचन में खाना बना रही होगी, या सुबह क्या कर रही होगी? सुबह किचन में खाना बना रही होगी, इस टाइम कपड़े धो रही होगी। तो हमें पता होता है कि ये उस बंदे का फिक्स टाइम है,
और उसने प्लानिंग कर रखी है, तो या फिर रोज का जो मर्रा का काम होता है, सुबह उठ के खाना बनाती है, तो ऑब्वियस ही है कल भी वो खाना बनाएंगी। तो वहां पर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब पोलाइट क्वेश्चन करते हैं हम, इंटेरोगेशन, लेकिन किसमें, पोलाइट वे में, विल यू बी स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, विल यू बी स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, क्या आप एक हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाले हो, उससे उसके बारे में पूछ रहा है कोई। विल यू बी स्टेइंग हेयर, क्या आप यहाँ पर रुकोगे एक हफ्ते के लिए, रिक्वेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन कर रहा है बड़ी ही पोलाइट से वे में। ये नहीं कि अच्छा आप तुम रुकोगे, नहीं, ऐसे नहीं, पोलाइट वे में। विल यू बी यूजिंग दिस पेन दिस मॉर्निंग, क्या ये पेन तुम इस सुबह लिखने के लिए यूज कर रहे होगे, इसी पेन से तुम कल सुबह भी लिख रहे होंगे, यही पूछना चाहता है कि यही पेन चाहिए जिससे तुम कल लिख रहे होगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चन के लिए भी क्या आता है, विल भी आता है। नेक्स्ट है, कोई भी हमारे जो ऑफिशियल प्लान्स होते हैं या हाई लेवल की या जो मीटिंग्स होती हैं फिर और उनका स्केड्यूल फिक्स होता है, उनके लिए भी क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर कॉन्टिन्यूअस विल बी की जगह ना होकर क्या हो जाता है, इज टू। ये एक्सेप्शनल केस है और एक्सेप्शन हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं ताकि इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। तो यहाँ पर विल बी गोइंग नहीं लिखा, हमने लिखा इज टू। आप अगर इंग्लिश न्यूज पढ़ते होंगे या फिर हेडलाइंस आपने कभी देखी होगी, कैची हेडलाइंस होती हैं, तो वहां पर होता है द पीएम टू यूएस नेक्स्ट वीक, वहां पर इस टू को, इसको भी हटा दिया जाता है, सीधा लिखा होता है द पीएम टू यूएस नेक्स्ट वीक, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। तो इस टू हटाकर टू लिख दिया जाता है। इसका मतलब भी यही होता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इस टू का भी मतलब यही होता है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बेशक विल बी का यूज इसमें ना हो। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस टैरिफ वॉर। जो कॉन्फ्रेंस है वो किस लिए बुलाई गई है कि टैरिफ वार के ऊपर जो बहस छिड़ी हुई है उसके डिस्कशन के लिए बुलाई गई है। और किस चीज का डिस्कशन होगा उसमें, एक कॉन्फ्रेंस में टैरिफ वार के टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए है और यहाँ पर क्या आ जाता है, इज टू डिस्कस, यानी टू इन्फिनेटिव यहाँ पर आ जाता है, इज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये था हमारा प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम उस समय तक कर चुका होगा, एक टाइम दे रखा होता है और उस समय पे ये होता है कि उस समय शायद वो ये काम कर चुका होगा। सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने वर्ब्स पढ़ी थी ना, वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब्स की होती हैं 5 फॉर्म। कौन कौन सी होती हैं, प्लीज कमेंट सेशन में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। तो सेंटेंस देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय 5 PM टुमारो। यहां पर एक टाइम दे रखा होता है कि कल 5 बजे तक मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका हूंगा। नेक्स्ट इज बाय 2030 the number of dropouts in school will have decreased to 50%। जो बच्चों की जो ड्रॉप आउट की समस्या है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, 2030 तक ये जो है 50% रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो हो चुकी होगी, ये एक संभावना दिखाई जाती है। जब भी कोई प्लानिंग की जाती है हमारे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, या भी कोई भी जैसे कोपेनहेग है या पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां पर एक टाइम लिमिट रखी जाती है कि इतने 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर हम इस पृथ्वी से कार्बन को कितने % तक रिड्यूस कर देंगे।
तो वहां पर सिर्फ ये रिकमेंड किया जाता है कि बाय 2015 या बाय 2030 या बाय 2050 एक टाइम पीरियड देके ये कहा जाता है कि उस समय तक जो कार्बन है या कोई भी जो गोल है वो इतना प्रतिशत तक पूरा हो चुका होगा। तो वहां पर ये जो टेंस है ज्यादातर यूज किया जाता है। आई शैल हैव रिटन माई स्टोरी बाय देन। बाय देन यानी तब तक। देन वो कंपैरिजन वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है THAN, जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। यहां पर बाय देन का मतलब है तब तक मैं अपनी स्टोरी पूरी लिख चुकी होंगी। नेक्स्ट इज आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी कब? बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। अब यहां कहोगे कि कोई टाइम तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर टाइम शो कर रहा है कि जिस समय तुम आओगे उसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। अब यहां पर ये एक इसका आप एक्सेप्शन कह लीजिए या फिर इसका एक फिक्स्ड रूल कह लीजिए। यहां पर जब मस्ट हो, मस्ट हैव या विल है, इन दोनों का सेम मतलब है। मतलब आपको जानना जरूरी है, ये चीज आपके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी अनुमान। जब अनुमान लगाया जाता है, जैसे मैं अगर आपको ये कहती हूँ यहाँ पर यू विल हैव रेड द गीता, अनुमान क्या लगाया है? मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने गीता पढ़ी है, तो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपने गीता तो पढ़ी ही होगी। मेरा ये इन्फ्रेंस है, मेरा ये अनुमान है कि भागवत गीता ऐसी है जो कि हर एक स्टूडेंट ने या हर एक उसके कुछ न कुछ लोग किसी सब ने पढ़े होंगे, तो मेरा अनुमान है। वहां पर मस्ट हैव या विल हैव ये दोनों ही आ सकते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि यू विल हैव नोन अबाउट मदर टेरेसा, या यू विल हैव नोन द सहारा सुब्रतो मुखर्जी, या यू विल हैव नोन द लाल बहादुर शास्त्री जी। इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर के बारे में कि मैं ये अनुमान लगा रही हूं कि आप इस फला बंदे को जानते होगे, और अगर नहीं जानते, मदर टेरेसा को नहीं जानते, या यू विल हैव वॉच्ड द मूवी मदर इंडिया, आपने मदर इंडिया की मूवी देखी होगी। आई एक्सेप्ट, मेरा ये आई इन्फ्लुएंस इट, मेरा ये अनुमान है। तो वहां पर भी क्या आ जाता है, ये या तो मस्ट हैव या विल हैव, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक, वैसे ये हमारे जो एग्जाम्स है उनमें भी बहुत कम आता है, लेकिन एक इसकी बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट नोट होता है, हमें ये देखते ही पता चल जाता है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक टाइम लिमिट दे रखी होती है। ध्यान से देखिए, बाय अगस्त, बाय 8 PM टुनाइट, बाय नेक्स्ट मार्च, बाय टुमारो। एक फिक्स टाइम दे देंगे कल तक। ठीक है। टाइम के साथ साथ इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर ING और सिंस और फोर। जैसे देखिए बाय अगस्त, ये हो गया हमारा टाइम। शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर, सिंस या फोर कहा ना हमने, सिंस या फोर होता है 18 मंथ्स। अगस्त तक वो इस प्रोजेक्ट पर 18 महीने तक काम कर चुकी होगी। यानी उसका एक टाइम बता रहे हैं कि कहीं पहले उसने काम शुरू किया था, वो अब भी काम कर रही है, और आगे आने वाले साल में जो अगस्त है वहां भी वो काम कर रही होगी, और उसको कितने महीने हो जाएंगे, उसको 18 महीने काम करते हुए हो जाएंगे। नेक्स्ट, बाय 8 PM टुनाइट, आज शाम 8 बजे तक, आई विल हैव फिनिशिंग माई होमवर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक,
you will have been completing your PhD degree since 5 years. यानी 5 साल से आप डिग्री कर रहे हो और पिछले 5 साल से, since last 5 years, पिछले 5 साल से आप डिग्री कर रहे हो और अगले मार्च तक आपकी वो डिग्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. And the last sentence is by tomorrow she will have been doing her sums for 10 hours. कल तक वो अपने जो सम है उनको कर चुकी होगी और लगातार 10 घंटे तक वो बैठी होगी. यानी 10 घंटे का एक टाइम पीरियड करके कल वो अपना काम ये खत्म कर चुकी होगी. ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए. फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.